नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। CUET की कक्षाएं आपकी लगातार जारी हैं और इन कक्षाओं में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको पता है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग CUET में कहाँ आ गए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 1857 का विद्रोह एवं उसके प्रमुख कारण, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और उसका विस्तार। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे, है ना। रीज़न तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। कोई भी घटनाक्रम हो, उसका जो होने का जो कारण है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि कारणों को जानने के बाद हम ये आसानी से समझने में सफल हो जाते हैं कि बेसिकली मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या समस्याएं हैं। क्योंकि जब भी हम कभी विद्रोह, क्रांति, इस प्रकार की शब्दावलियों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा ऐसा मामला छुपा होता है जो असामाजिक होता है, जो अमानवीय होता है, जो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को इज्जत नहीं देता, सम्मान नहीं देता, वैल्यू नहीं करता है, तो सीधी सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। तो इस अध्याय को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करें तो देखो इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही है। अगर हम 1857 तक की बात करें, ठीक है, तो अच्छा खासा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। एक क्षेत्र हम लोग कहें तो बंगाल, है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक, एक क्षेत्र की हम लोग बात करें तो अवध, ये भी अंग्रेजों के पास चला गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर भी अंग्रेजों का प्रभाव अच्छा खासा हो गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मराठा शक्ति को अंग्रेज किनारे लगा चुके हैं, है ना, वहां पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया है। अगर हम कहें कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक है, जहां पर मैसूर राज्य था, तो वो भी अंग्रेजों ने नियंत्रण में ले लिया है ना। साथ में अगर हम मुंबई की बात करें, ये भी एक मान लो चर्चित प्लेस है। अगर हम मद्रास की बात करें तो ये भी एक चर्चित स्थान है जहां पर अंग्रेजों ने अपने आप को मजबूत करके रखा है। तो इतने से हमको ये समझ में आ गया कि जो मामला है वो ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शिकंजा कस रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की सिंपल थ्योरी थी, उसने 1800 से लेके 1857 तक अगर हम देखें, ठीक है, तो उसने स्पष्ट तौर पर एक नीति अपनाई और वो नीति थी विस्तार की, कि भारत में उसे विस्तार करना है। विस्तार का मतलब साम्राज्य विस्तार करना है ना। वो केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सीमित नहीं रहना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, है ना। तो प्लासी बक्सर के बाद उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो मिल गया, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट कहाँ होता है ना। उसको तो और चाहिए, और मिल जाएगा फिर और चाहिए, फिर और मिल जाएगा फिर और चाहिए, है ना। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और करती रही और उसने एक अच्छे खासे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पूरे भारत पर कब्जा तो कभी नहीं रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का, लेकिन जितना भी काम का क्षेत्र था वो सब उसने कब्जे में ले लिया, है ना। इसमें और भी हैं, इसमें जैसे पंजाब है ना, जैसे आपका
सिंध का एरिया है ना। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया है। लेकिन प्रश्न यहां ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जब इन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, ठीक है, तो शासन करते समय ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिससे भारतीय जनमानस जो है वो परेशान हो रहा है। जब भारतीय जनमानस परेशान हो के पानी सिर के ऊपर निकल जाएगा तो ये होगा। क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखिए कि चाहे विद्रोह, क्रांति, ये जो शब्दावलियां हैं, ये तभी होते हैं जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है। और इसका कोई एक कारण नहीं होता। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1857 की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि चर्बी वाले कारतूस अंग्रेज ले आए थे, उनको मुंह से काटना था। तो चर्बी वाले कारतूस मुंह से काटेंगे तो समस्या हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम और सिख तो मान लीजिए मांस खाते हैं, उनको तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो ब्राह्मण्स हैं, जो नहीं खाते मांस, छूते तक नहीं है, कुछ राजपूत हैं जो नहीं खाते, तो वो लोग दांत से कैसे काटेंगे? दूसरी बड़ी बात कि अंग्रेजों की सेना में जो ये अवध है, अवध के तमाम सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती थे जो ब्राह्मण्स थे। आपने मंगल पांडे का भी नाम सुना होगा। तो चर्बी वाले कारतूस जो हैं, ये तात्कालिक कारण है, करंट रीजन है 1857 की क्रांति के। अब आप सोचो कि ये ओवरऑल रीजन है तो ये सही नहीं है। ये इसके होने से क्रांति भड़क गई, नहीं तो परेशान तो भारतीय पहले से थे। तो ये जो आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय पहले से परेशान थे, वही उसी को कहते हैं कारण, कंप्लीट रीजन। एक आध रीजन नहीं होता इतनी बड़ी क्रांति के लिए, कई कारण होते हैं जिम्मेदार। तो हम लोग एक एक करके प्रशासनिक कारण जो हैं, धार्मिक कारण जो हैं, है ना, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जब क्रांति फूट पड़ेगी, जब क्रांति शुरू हो जाएगी, तो फिर उसका हम विस्तार देखेंगे कि कहां कहां क्रांति हुई, क्रांति के एरिया कौन कौन से हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्रांति को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सीधी सी बात है। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 1857 की क्रांति हो रही है ना। तो आपके मन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि 1857 की क्रांति या विद्रोह जो हम लोग लिख रहे हैं, है ना, इसका उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान रखना, है ना। भाई विद्रोह कौन कर रहा है? विद्रोह जनता कर रही है। विद्रोह कौन कर रहा है? विद्रोह जनता कर रही है। जनता अगर विद्रोह कर रही है तो विद्रोह करते समय कोई तो ऐसा लक्ष्य होगा जो जनता चाहती है कि हमें प्राप्त करना है। कोई तो ऐसा उद्देश्य होगा कि बस क्रांति कर रहे हैं, कुछ तो प्राप्त करना है ना। तो क्या प्राप्त करना है?
अगर ये विद्रोह, मान लो ये विद्रोह सफल हो जाए, ठीक है, जनता विद्रोह को सफल बना दे, तो सफलता के बाद मिलेगा क्या? चाहत क्या है? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पुरातन व्यवस्था स्थापित करना। इस बात को गंभीरता से समझ लेना, तो आपको 1857 की क्रांति का जो मर्म है, जो बेसिक एस्पेक्ट है, वो समझ में आ जाएगा कि पुरातन व्यवस्था को ये क्रांति जो है, या ये जो विद्रोह है, ये पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने की बात कर रहा है। पुरातन व्यवस्था क्या है? पुरातन व्यवस्था से यहां आशय है मुगल व्यवस्था, जो मुगल व्यवस्था चली आ रही है, जिस मुगल व्यवस्था को अंग्रेजों ने कमजोर कर दिया है। समझिए बात को। अमूमन होता क्या है, देखिए आप भी इस बात को समझते होंगे कि जब विद्रोह होता है, जनता जन आंदोलन करती है, क्रांति करती है, तो अमूमन आपने क्रांतियां पढ़ी, जैसे आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं 1789 की, है ना? आप अमेरिकन क्रांति पढ़ते हैं 1775 76 की। आप इटली में इटली का एकीकरण देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण देखते हैं, आप रशिया में रेवोल्यूशन देखते हैं 1917 में। तो आपके मन में एक विचार अपने आप बैठ जाता है कि क्रांति का मतलब होता है किसी नई व्यवस्था को स्थापित करने की मांग। क्योंकि क्रांति तभी तो हो रही है कि जो पुरानी व्यवस्था है उससे हम दुखी हैं, और नई व्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए क्रांति कर रहे हैं। तो फ्रांस की जनता अगर 1789 में अपने ही राजा का विरोध कर रही है, क्रांति कर रही है, तो फ्रांस की जनता नए नए शब्दों को लाना चाहती है, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। उसकी बात कर रही है फ्रांसीसी जनता, कुछ नया कर रही ना। इसी तरह से रूस में राजशाही का अंत, जर्मनी इटली में राष्ट्र का निर्माण, अमेरिका में स्वतंत्रता, फ्रीडम स्ट्रगल, वहां भी हुआ। तो नई चीजें स्थापित करने का प्रयास जनता करती है, लेकिन इस क्रांति में डिफरेंस है। यह क्रांति अन्य क्रांतियों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह क्रांति पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, ये तो नई व्यवस्था के विरुद्ध है। पुरातन व्यवस्था जो मुगल कालीन व्यवस्था थी, उस समय जनता विद्रोह नहीं कर रही थी, क्योंकि व्यवस्था चाहे जैसी हो, ऐसी स्थिति नहीं थी कि जनता विद्रोह करे। क्योंकि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो आजकल आप जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, या मौलिक अधिकारों के बारे में जो आप जानते हैं, भारत के संविधान में व्याख्यायित है अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो जनता, अगर हम लोग कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। और ये हनन उनका
मुगल काल में नहीं हो रहा था। सीधी सी बात है, दोनों में अंतर आपको सामने सामने दिख रहा, क्योंकि मुगल काल में इस तरह का कोई विद्रोह नहीं हुआ, जन आंदोलन। ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि अंतर है। तो जनता भारत की भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से, लेकिन हम वहां पर एक चीज तो मेंशन कर ही सकते हैं कि जनता, चूंकि उसको अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी क्रांतियां 1857 के पहले हो गई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी, अमेरिकन क्रांति 1775 की हो गई थी, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हो गई थी। तो भारत की जनता को उन क्रांतियों से वो कुछ नहीं उन सीख रही है। भारतीय जनता के पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, दो ऑप्शन थे कि या तो मुगल व्यवस्था या ब्रिटिश व्यवस्था। तो ब्रिटिश व्यवस्था से हम दुखी हैं, इसलिए हमें मुगल व्यवस्था। तो इन्हीं दो व्यवस्थाओं को वो जानती थी, भारत की जनता। तो इन्हीं दो व्यवस्थाओं में वो मूव कर सकती थी। तो चूंकि वो हैरान परेशान ब्रिटिश व्यवस्था से थी, तो इसलिए वो मुगल व्यवस्था की ओर उन्मुख हुई, आगे बढ़ी। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि पुरातन व्यवस्था स्थापित करना, कोई नई व्यवस्था नहीं, पुरानी व्यवस्था स्थापित करना। नई व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। खैर, ये बात भी समझ में आ गई। और यही कारण है कि जब क्रांति होती है ऑफिशियल तरीके से, मतलब ऑन पेपर कि हाँ क्रांति हुई, इस दिन हुई 10 मई 1857। तो जब क्रांति हुई तो जो नेता हैं क्रांति के, जो सैनिक थे, उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था, मेरठ से क्रांति शुरू हुई, तो अब आप देखोगे सैनिकों ने क्या किया। मेरठ से, जेल से सैनिक बाहर आए और वो दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली चलो का नारा दिया, चलो भाई दिल्ली चलो। क्यों चले भाई दिल्ली? तो दिल्ली इसलिए चलो क्योंकि मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा है, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा है, तो मुगल बादशाह को हम क्रांति का नेता बना देंगे। भाई कोई तो ऐसा नेता हो जो संपूर्ण क्रांति का सेंटर पॉइंट हो। तो पूरे के पूरे इस जन आंदोलन का सेंटर पॉइंट किसे बना दिया? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर कौन है? मुगल बादशाह। क्रांति अगर सफल हो जाएगी तो बहादुर शाह जफर अच्छे से काम करने लगेंगे, फिर से मुगल भारत शुरू हो जाएगा। ये है मामला। तो क्रांति का नेता किसे चुना गया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। शायरी वगैरह करते थे, इसलिए उनके नाम में जफर लिखा हुआ है। जफर नाम से शायरी करते थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय, सेकंड है ये। हुँ? और अंतिम है, लास्ट मुगल बादशाह। इसके बाद मुगल बादशाहत खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो विद्रोह है, क्रांति है, ये सफल नहीं हो पाई थी, असफल हो गई थी। उसको भी देखेंगे, उसको भी चर्चा करेंगे। तो कहने का आशय प्यारे बच्चों ये है कि आपको ये समझ में आ गया कि ये क्रांति, अगर आप इस क्रांति को, विद्रोह को देख रहे हैं, तो अब आप समझने में आपको आसानी होगी कि हुआ क्या था। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्रांति को हम लोग थोड़ा सा क्रमबद्ध ढंग से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1857 के विद्रोह को देखते हैं कि मामला क्या है। तो देखो हुआ क्या कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। जितना लाइन हम पढ़े उतनी ही लाइन आप भी पढ़ा करिए, है ना, पूरा मत देखिएगा अभी। जितना लाइन पढ़ रहे हैं उसको देखिए, क्योंकि उसमें कोई शब्द आ जाएगा, उस शब्द को भी तो समझना है, ठीक है। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। उपनिवेश आपको समझाया है, लेकिन एक बार फिर समझा देते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है, जैसे मान लो ब्रिटेन है ना, तो ब्रिटेन ने भारत को क्या बनाया, अपना उपनिवेश, ठीक है, कॉलोनी। तो ब्रिटेन की कॉलोनी था भारत। तो कॉलोनी किसे कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है और जो भारत की आर्थिक स्थिति है, मेन इसमें सामाजिक भी शामिल है, धार्मिक भी शामिल है, लेकिन मेन ये इन दो को अगर हम समझें तो राजनीतिक आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण किसका? विदेशी। अगर भारत की राजनीतिक आर्थिक स्थितियों पर किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण है, तो वो देश कॉलोनी कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा, है ना। आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर आपका अपना है, निजी, ठीक है। और यदि आप किसी दूसरे घर पर कब्जा कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घर प्रयागराज में है और आप किसी अन्य घर पर कब्जा कर लेते हैं जो मान लीजिए बंगाल में है, कलकत्ता में है, ठीक। तो आप अपने घर में तो रह ही रहे हैं, और जिस घर में आपने कब्जा किया है उस घर का आप नियंत्रण आपके हाथ में है। वहां लोग रह रहे हैं, लेकिन हर चीज पर नियंत्रण आपका है। आप उस घर का कॉमर्शियल इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उनसे आप रेंट भी ले रहे हैं। उसमें घर आपका नहीं है, आपने कब्जा करके रखा है अपनी पावर से। बिल्कुल वही चीज। तो वो घर आपके लिए क्या हो गया? कॉलोनी, उपनिवेश, है ना। और ऐसे उपनिवेशों से ब्रिटेन को लाभ होता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ऐसे उपनिवेशों से प्राप्त करता था क्या? कच्चा माल। ऐसे उपनिवेशों से ब्रिटेन क्या प्राप्त करता था? कच्चा माल। और इस कच्चे माल को वो कन्वर्ट करता था किसमें? तैयार माल में। और इस तैयार माल को वो पूरे वैश्विक बाजारों में बेचता था। जैसे भारत से कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल ले गया, कपड़ों में रंग भरने के लिए नील ले गया, शक्कर बनाने के लिए गन्ना ले गया, दवाइयां बनाने के लिए अफीम ले गया। तो कच्चा माल कॉलोनी दे रहा है सस्ते दामों में, और उसको फैक्ट्री में, चूंकि ब्रिटेन में फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो उस फैक्ट्रियों में कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जब माल तैयार हो जाएगा, मान लो शर्ट पैंट बन गई, तो ये जो बनी बनाई शर्ट पैंट है ये बाजार में बिकेंगी, कपड़े बिकेंगे, दवाइयाँ बिकेंगी, तमाम चीज़ें बिकेंगी, है ना। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो उपनिवेश बनाने की उसने शुरुआत कर दी, ठीक है। कच्चे माल, अब देखो वही बात आ गई, कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। अब देखो इस लाइन को समझना, इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर ब्रिटेन को कच्चा माल चाहिए, है ना, तो उसने क्या किया? कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। ये आपको शायद समझाया था कि अगर कृषि में गेहूं चावल पैदा हो रहा है
तो वो तो खाद्यान्न उत्पादन हो गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन गेहूं चावल की जगह अगर नगदी फसलें पैदा हो रही हैं, चाय है, जूट है, गन्ना है ना, इस प्रकार की चीजें, नगदी फसलें पैदा हो रही हैं, तो अगर कृषि पर नगदी फसलें पैदा हो रही हैं तो उसको हम कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं, कॉमर्शलाइज कर दिया कृषि को। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, तो आप अपने घर में रहते हैं, उसका रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेजिडेंशियल यूज है आपका। लेकिन अगर आप कल को अपने घर में कोई फैक्ट्री खोल लें, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री, साबुन बनाने की या ऑयल बनाने की, कोई भी फैक्ट्री आप खोल लेते हैं घर में, तो आप अपने घर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए आपके घर में 2 फ्लोर हैं, है ना, आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में 2 फ्लोर हैं। तो पहले आप दोनों फ्लोर में रहते थे, लेकिन आपने क्या किया, ऊपर वाले फ्लोर में आपने फैक्ट्री लगा दी। तो पहले आप दोनों में रह रहे थे, इसका मतलब आप आराम से रह रहे थे, अब क्या है, आपने फैक्ट्री लगा दी, तो अब सब लोग नीचे रहने लगे, तो जगह कम हो गई, रहने की जगह कम हो गई। अब कल को अगर आपके यहां संख्या बढ़ती है रहने वालों की, तो ऊपर तो फैक्ट्री लग गई, सब यहीं रहेंगे घुस घुस के। तो ये बात क्यों कही गई, क्योंकि अगर कृषि का वाणिज्यीकरण होगा तो सीधा सा मतलब निकल रहा है ना कि खाद्यान्न फसलें कम हो जाएंगी, गेहूं चावल की पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज चाहेंगे कि अधिक से अधिक किसान वाणिज्यिक फसलों को पैदा करें, क्योंकि उन्हें वो सस्ते दामों पर ले जानी है ब्रिटेन, और वहां पे उनको वो तैयार करके बाजार में बेचेंगे। ब्रिटेन ऐसा कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं था जिसमें उसका जरा भी नुकसान हो, वो 100% अपना फायदा देखता था। आगे बात समझ में। अब अगर कृषि का वाणिज्यीकरण होगा तो उससे क्या होगा, अभी आपको बताया, खाद्यान्न में कमी आ जाएगी, यस और नो। अब जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत में इतने खेत हैं, है ना, इतने खेत हैं। अब इतने खेतों पर मान लीजिए खाद्यान्न फसलें पैदा हो रही थी, गेहूं चावल दालें, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, इतना पोर्शन काट दिया, इतने पोर्शन पे नकदी फसल पैदा होने लगी, तो उत्पादन कम हो गया ना। अब इतने पे अगर फसलें पैदा हो रही हैं, इसमें नकदी फसल पैदा हो रही है और इसमें खाद्यान्न, पहले इस पूरे में खाद्यान्न हो रहा था, तो खाद्यान्न घट गया ना। इससे क्या हुआ कि अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी, अकाल पड़ने लगा, क्योंकि खाने को तो खाद्यान्न पहले भी कम था, अब और कम हो गया खाद्यान्न। तो कोई भी मुसीबत अगर आएगी तो वो अपना विकराल रूप धारण कर लेगी। भाई अगर किसान गेहूं पैदा करेगा तो वो कुछ गेहूं तो अपने पास सेव करके चलेगा ना, लेकिन अब वो गेहूं पैदा कर ही नहीं रहा, वो तो गन्ना पैदा कर रहा। गन्ना कैसे खा लोगे, पेट कैसे भर लोगे। अगर चाय की खेती कर रहे हो, कैसे पेट भर लोगे चाय से, चाय की पत्तियों से पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। तो समस्या आने पर वो समस्या विकराल रूप ग्रहण कर लेगी, तो उससे क्या होगा, अकाल पड़ेंगे और भारत की जनता मरने लगेगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया। भाई जनता को ये बात समझ में आ गई कि हम लोग मर रहे हैं और इसका कारण अंग्रेज है ना, जो 1857 के एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। इसी को 1857 का विद्रोह या क्रांति के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कब हुआ था,
10 मई 1857 को, जो अभी आपको बताया मेरठ से, है ना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से, है ना। और भारतीय सिपाहियों द्वारा इसे शुरू किया गया था, बाद में जनता भी शामिल हो गई थी। और ये कानपुर में, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध जैसे कई स्थानों पर यह विद्रोह भड़क गया। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। ये तो एक ओवरव्यू है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों पर, कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया राजनीतिक रूप से कि हमारे अंदर गुस्सा आया। हर चीज में गुस्सा आएगी, ठीक है, क्योंकि गुस्सा आएगी तभी तो वो गुस्सा फूटेगा, तो वो क्रांति हो जाएगी। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में क्या था? लॉर्ड विलेजली, इनकी सहायक संधि, है ना, ये 1798 में इसे अप्लाई किया गया था। और लॉर्ड विलेजली जो हैं, ये 1798 से 1805 तक क्या रहे हैं? ये भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने सहायक संधि को लागू किया। अब सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि में यह था कि अंग्रेज भारतीय राजाओं को सेना देते थे, हेल्प करते थे। अंग्रेजों ने एक भारतीय राजा से बात करी कि देखो ऐसा है कि आपके दुश्मन बहुत हैं, एक काम करते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो राजा ने पूछा सुरक्षा कैसे दोगे? तो अंग्रेजों ने कहा कि हम अपनी एक सेना की टुकड़ी है वो आपके यहाँ रख देंगे, अगर आपके यहाँ कोई अटैक करता है तो हमारी टुकड़ी और आपकी सेना मिलकर उसको भगा देगी, आप सुरक्षित रहेंगे। तो राजा को ये बात थोड़ी अच्छी लगी कि हाँ भाई, दुश्मन तो हमारे बहुत हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के राज्यों में अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया और उनके राज्यों में सेना की टुकड़ी भी गई, एक रेजिडेंट भी रख दिया, है ना, अधिकारी अंग्रेजों की तरफ से। और उन राजाओं से यह कह दिया कि देखो अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी विदेशी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से संधि नहीं कर सकते, अब जो कुछ है वो अंग्रेज करेंगे, मतलब हम करेंगे। नहीं तो पता लगा आप कल को संधि करो, उस संधि की वजह से कोई समस्या पैदा हो जाए, तो आप कुछ ना करो, आपको सुरक्षा चाहिए ना, सुरक्षा हम दे रहे हैं। और इसके बदले में अंग्रेज उस राज्य से मोटी रकम वसूलते थे, सैनिक खर्च के नाम पे मोटी रकम। तो शुरू में तो राजाओं को नहीं समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उन राजाओं को जब समझ में आया कि अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो राजाओं द्वारा अपनी जनता को भी ये बात पहुंचाई गई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जनता और राजा दोनों में गुस्सा, अब धीरे धीरे पनपेगा गुस्सा, है ना। इसी तरह की एक अंग्रेजों ने नीति अपनाई, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी जो है ये 1848 से 56 तक गवर्नर जनरल था। इसने व्यवगत सिद्धांत अपनाया था। देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे व्यवगत सिद्धांत किसका है तो लॉर्ड डलहौजी का है। अगर आपसे पूछे सहायक संधि को किसने लागू किया था तो लॉर्ड विलेजली।
ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है कैसे भी। ठीक है, तो सहायक संधि आपको समझ में आ गई है ना। भारतीय राजाओं को सहयोग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो उनकी चालाकी थी अंग्रेजों की कि हम घुस जाएंगे। जैसे आपके मोहल्ले में आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति आपके घर में आए और कहे कि भैया आपके दुश्मन बहुत हैं, आपको सुरक्षा चाहिए। तो आपने कह दिया हाँ 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 सुरक्षा चाहिए। तो उस आदमी ने क्या किया, अपने 8-10 आदमी आपके घर में रख दिए कि अगर कोई विवाद होता है तो ये हमने 2 8-10 आदमी रख दिए, अब चिंता वाली कोई बात नहीं। और एक आदमी उनके हेड के रूप में, रेजिडेंट के रूप में रख दिया, तो आपने उसको भी एक कमरा दे दिया, रेजिडेंट को, अधिकारी को। और इन सब के लिए आप उस व्यक्ति को एक मोटी रकम हर महीने देने लगे। और उस आदमी ने कहा कि बढ़िया है, एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, मोहल्ले में आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम रहेंगे, उस समय बीच में हम रहेंगे, हम डिसाइड करेंगे आपको बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जब कोई बाहरी आपके घर में रहने लगेगा तो आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी वास्तविक सामाजिक स्थिति क्या है, वो सब जान जाएंगे। आप ही घर में रह रहे हैं, आपके घर में मान लीजिए किसी बात पर विवाद हो रहा है तो वो सुन रहे हैं कि विवाद का मुद्दा क्या है। तो कोई बाहरी अगर आपके घर में रहेगा तो आपके घर की अच्छी खासी जानकारी उसको हो जाएगी। यही अंग्रेजों ने किया था सहायक संधि में। अब तो आ गया होगा समझ में। ठीक, उसके साथ साथ जब लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत लागू किया, व्यवगत सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं, व्यवगत सिद्धांत कहो या गोद प्रथा कहो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहो या हड़प नीति कहो, ये सब एक ही व्यवस्था की बात हो रही है। तो याद रखना, यदि मान लीजिए आपसे इस तरह का प्रश्न आता है कि हड़प नीति किसने लागू करी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया, गोद प्रथा किसने लागू की, व्यवगत सिद्धांत किसने लागू किया, तो आप सबका आंसर डलहौजी, व्यवस्था एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या था। हुँ? ये 1848 में लागू हो गई थी व्यवस्था। जब व्यवगत सिद्धांत लागू हुआ तो इसमें व्यवस्था क्या थी कि अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वो राज्य जिनमें अंग्रेजों की पकड़ मजबूत थी, तो अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया कि देखो ऐसा है कि भारत के जो राज्य हैं, वो राज्य जहां पर अंग्रेजों की पकड़ है, तो भारत के वो राज्य जहां पर अंग्रेजों का प्रभाव था, उन राज्यों से अंग्रेजों ने कह दिया कि देखो ऐसा है कि आप उत्तराधिकारी, सक्सेसर जो होता है उत्तराधिकारी, आप उत्तराधिकारी गोद नहीं लेंगे। अगर आपकी वास्तविक संतान उत्तराधिकारी है तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपकी वास्तविक संतान उत्तराधिकारी नहीं है, आप किसी को गोद ले रहे हैं, तो फिर आपको अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अंग्रेज अगर परमिशन दे देते हैं तो आप गोद लीजिए, उसको बोला गया दत्तक पुत्र, है ना, दत्तक पुत्र।
कि वास्तविक संतान नहीं है, लीगली उसको एडॉप्ट किया गया है बाकायदा विधि विधान से। तो अगर आप गोद लेते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और अगर परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी दे देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो फिर राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेगा। उनका काम ही नहीं यही था, राज्य हड़पना है चाहे जैसे, है ना। बस वो बहानेबाजी करते, तो ये बहानेबाजी है। सहायक संधि क्या है? बहाना। हमें तो हड़पना है, अब हड़पने के लिए बहाना चाहिए ना। ऐसे मुंह उठा के पहुंच जाएंगे, चलो चलो हटो हटो हटो, हम आ गए हम आ गए, तो जनता भड़क जाएगी। तो वो एक सॉलिड बहाना रखते थे। तो व्यवगत सिद्धांत का मतलब कि राजाओं को दत्तक पुत्र नियुक्त करने की उत्तराधिकारी के तौर पे छूट नहीं थी। ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे आ जाता है कि वो कौन सा राज्य था जहां पर सबसे पहले सहायक संधि की गई। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहली सहायक संधि की थी हैदराबाद से। ठीक है। और डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सतारा। उसके बाद कई राज्यों को हड़पा गया। यहां भी कई राज्यों के साथ सहायक संधि की गई। हैदराबाद है, मैसूर है, मराठा राज्य है, तमाम क्षेत्र थे जहां सहायक संधि की गई। और व्यवगत सिद्धांत के तहत तमाम क्षेत्र थे जहां व्यवगत सिद्धांत को लागू किया गया, जैसे सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर है, झांसी है, नागपुर है, तमाम क्षेत्रों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। अब जब क्षेत्र हड़पे जाएंगे तो जनता में गुस्सा आएगा, यस और नो? यही आगे चल के 1857 की क्रांति हो जाएगी। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण बना, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मराठा राज्य था। मराठा राज्य में पेशवा, प्रधानमंत्री जिसे हम बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण पद हो गया था। अभी आपने कुछ दिन पहले एक मूवी भले ही ना देखी हो लेकिन नाम तो सुना ही होगा, बाजीराव। तो बाजीराव कौन थे? पेशवा। तो तमाम पेशवा हमें देखने को मिलते हैं, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम। तो अंग्रेजों के समय ये जो पेशवा की बात हो रही है वो पेशवा हैं बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय जो हैं, पेशवा की पेंशन रोके जाने का विषय था। अंग्रेजों ने कहा कि बाजीराव द्वितीय को तो हम पेंशन दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने मराठा राज्य हड़प लिया था। तो बाजीराव द्वितीय को तो हम पेंशन दे रहे हैं, लेकिन बाजीराव द्वितीय के बाद इनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको हम पेंशन नहीं देंगे। तो पेंशन बंद कर रहे थे अंग्रेज। तो उससे क्या होगा कि जो पेशवा हैं वो नाराज हो जाएंगे। पेशवा नाराज होंगे तो जनता नाराज होगी। भाई देखो, जनता भक्त है अपने राजा की। पेशवा की जनता पेशवा के प्रति संवेदनशील है, अवध की जनता अवध के नवाब के प्रति संवेदनशील है, बंगाल के लोग बंगाल के नवाब के लिए संवेदनशील थे जब तक नवाब रहा। हाँ, यह है, जनता विद्रोह नहीं करा जनता ने जब अंग्रेज सत्ता ग्रहण कर रहे थे, है ना? उतनी समझ जनता में नहीं थी। तो पेंशन अगर रोकी जाएगी तो वो भी एक कारण बन जाएगा। उसके साथ साथ प्रशासनिक कारण भी थे। प्रशासन में क्या कारण था, ध्यान से समझना, कि अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। ठीक है। क्या? कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित किया गया, सम्मिलित नहीं होने दिया गया। ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं में,
यानी कि बड़ी सेवा, बड़ी सेवा। या यहां पे देख लो, उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया गया है। जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं आईएएस जो होते हैं, है ना, तो आईएएस टाइप के जो अधिकारी थे उनमें कोई भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज। तो ये चीज भारतीयों को देख के गुस्सा आती थी कि हम क्यों नहीं ऊपर के पदों पे बैठ सकते, तो उन्हें गुस्सा आती थी। तो उच्च पद भारतीयों के लिए नहीं थे। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह किसको आधार बनाया गया? धर्म को, है ना, धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाइयत, जो ईसाई धर्म है, की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ। कि प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता, किसको योग्य माना जाएगा? अगर कोई ईसाई व्यक्ति है। भाई देखो, डिफरेंस करेंगे तभी तो भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब जैसे मान लो कि दो सैनिक हैं, ये ईसाई सैनिक है और ये मान लो हिंदू सैनिक है, ठीक है। तो ईसाई सैनिक को जब सुविधाएं दी जाएंगी और वहीं पर हिंदू सैनिक को सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि हिंदू धर्म से हटके ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो हम भी ईसाई बन जाते हैं। तो इससे क्या होगा? धर्मांतरण, धर्मांतरण की प्रवृत्ति देखी जाएगी। और जब कोई व्यक्ति धर्म, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाएगा, तो वो किसी ना किसी समाज से जुड़ा है ना। अब आप ही के मोहल्ले में मान लीजिए आपके घर के सामने वाले घर का व्यक्ति एक धर्म से हटके दूसरे धर्म में शिफ्ट करेगा, तो आपको पता चल गया ना कि उसने शिफ्टिंग की है। आज की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय की। आज तो मान लो लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय तो आप देख रहे हैं ना कि वो देखो धर्म उसने परिवर्तित कर लिया। तो आपको गुस्सा आएगी, अंग्रेज बहुत शैतान है, वो लोगों को ईसाई बना रहे हैं, है ना। गुस्सा आई, आम जनता में विद्रोह की भावना पनपने लगी, गुस्सा आने लगी। अच्छा, सामाजिक धार्मिक कारण क्या है? कि 1850 में, इसको भी समझना, कि धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। अगर मान लो किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति छीन ली गई है, अमूमन छीन लेते थे, तो पैतृक संपत्ति अगर छीन ली गई है, तो अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी पैतृक संपत्ति आपको वापस कर दी जाएगी। तो इससे भी धर्मांतरण जो है होगा। लोग सुविधा प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। जब लोग ग्रहण करेंगे तो दूसरे लोग देख रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आएगी, तो गुस्सा बढ़ेगा, है ना। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। कि जो ईसाई मिशनरी हैं, है ना, मिशनरी स्कूल आप देखते ही होंगे ना, कॉन्वेंट स्कूल, जो सेंट मैरी, है ना, सेंट पॉल, इस टाइप के तमाम स्कूल आप देखते हैं ईसाई धर्म के, क्राइस्ट चर्च स्कूल। तो 1813 के चार्टर एक्ट में, आपको बताया था चार्टर एक्ट होते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया। लोगों को इस बात के लिए शिक्षित किया गया कि आप अगर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ, आपको मजा आ जाएगा, ये है वो है।
तमाम समस्याएं, जो लोग शासन कर रहे हैं वो ईसाई हैं, अगर आप ईसाई हो जाएंगे तो देखो वो आपके प्रति, आपका जो उनका जो रवैया है आपके प्रति बहुत मृदु हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ईसाई बन जाओ। तो धर्मांतरण एक बहुत गंभीर मामला बना। ठीक है, इसी के साथ साथ जो पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, है ना, ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। भाई अगर भारत में देखो हो क्या रहा था, भारत में शिक्षा कैसे दी जा रही थी, भारत में शिक्षा देने का जो कार्यक्रम था वो ये था कि जो भारत में, जैसे मान लो कोई हिंदू विद्यार्थी है तो वो क्या पढ़ रहा है, वो हिंदू धर्म दर्शन पढ़ रहा है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा है ना, स्मृति ग्रंथ पढ़ रहा है। उन चीजों को पढ़ के वो शिक्षित हो रहा है। लेकिन जब उसके हाथ में इन सब चीजों को हटाकर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल दे दिया जाएगा तो क्या वो अपनी मूल शिक्षाओं को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? नहीं। तो लोगों को गुस्सा आएगा, नाराजगी आएगी। तो पश्चिमी शिक्षा जो है उसने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। लोगों को लगने लगा कि ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अजीब लगा उन्हें, उनका ये तो इस तरह से पढ़ा के ये तो हमें अलग ही जोन में ले जा रहे हैं। तो और शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, अगर किसी देश पे कब्जा करना है तो उसकी शिक्षा पे कब्जा करो सबसे पहले। नेपोलियन ने कहा था, क्योंकि जैसी शिक्षा आप देंगे वैसे ही पढ़ पढ़ के लोग बड़े होंगे। तो जब आपने शिक्षा दी है तो आप चाहते हो कि वो वैसा सोचें जैसा आप सोच रहे हैं, तो वही पढ़ पढ़ के अगर वो बड़े होंगे तो वो वही बातें करेंगे जो आप चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा, है ना। इसको देखो क्या लिखा है, समझने का प्रयास करो। क्या लिखा? आर्थिक कारण और सैन्य कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण। देखो आर्थिक कारण क्या है, देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था, अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां हैं, जैसे हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, रैयतवाड़ी पढ़ा, महलवाड़ी पढ़ा, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कर जो था वो ज्यादा था, ठीक है, कर ज्यादा था। तो कर के ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि किसान ऋणग्रस्त हुए, उनको ऋण लेना पड़ा। और जब किसान ऋणग्रस्त होंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा कि जमीन उनकी छिन जाएगी, किसानों की। जब जमीन छिन जाएगी तो किसी से भी जमीन छिनेगी तो क्या होगा, गुस्सा, उनमें रोष पैदा होगा, गुस्सा, ठीक है। तो इस वजह से कौन दुखी हो रहा है,
लेकिन इन विचारों को ये नहीं पता उस समय कि अगर हम गुस्सा हो रहे हैं तो इस गुस्से को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब इस गुस्से को हम कैसे जता सकते हैं। उन्हें गुस्सा जताना नहीं आता था। उन्हें यूनाइट होना नहीं मालूम था। उन्हें मिलके अंग्रेजों का विरोध करने की समझ नहीं थी। मतलब बहुत सारी संख्या ऐसी थी किसानों की जिन्हें यही नहीं पता था कि अगर हमें, मतलब हम अंग्रेजों से गुस्सा भी हो सकते हैं, इस तक की उनको समझ नहीं थी। मान लिया आप बहुत गुस्से में हैं, मान लिया, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि इस गुस्से को निकालना है तो निकालने का तरीका क्या है, तो आप गुस्सा नहीं निकाल पाओगे ना, अपना नुकसान करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गुस्सा कैसे निकालना। विद्रोह, क्रांति, इस प्रकार की आपको समझ ही नहीं है। तो वही किसानों को भी समझ नहीं थी, है ना। सैनिकों ने वो समझ दे दी। जब सैनिक क्रांति करेंगे तो ये लोग साथ दे देंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि कैसे क्या करना है। जब सैनिक क्रांति करेंगे तब इनको समझ में आएगा कि अच्छा 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 अच्छा, क्रांति का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों को मारो, भारत से बाहर भगाओ, है ना। अंग्रेजों के जो अंग्रेजों की जो चीजें हैं उनको तोड़ो फोड़ो, है ना, नुकसान पहुंचाओ अंग्रेजी व्यवस्थाओं पे। ये हो गया विरोध। तब इनको समझ में आया, है ना। सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था, है ना। इसका मतलब कि अगर एक अंग्रेज सैनिक है तो उसकी जगह 5, मतलब उसके सामने 5 भारतीय सैनिक खड़े हैं, मतलब लगभग 45,000 के आसपास अंग्रेजों की अंग्रेज सैनिक थे और लगभग 2.5 लाख के आसपास भारतीय सैनिक थे, है ना। तो हर एक अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक थे। सोचो, अंग्रेज भारत पर शासन भारतीयों की सहायता से ही कर रहे हैं। जब 1857 का विद्रोह शुरू हो जाएगा तो विद्रोह शुरू होने के बाद अंग्रेज भारतीयों के द्वारा भारतीयों की पिटाई करके क्रांति को दबा देंगे, क्योंकि ज्यादा सैनिक कौन है, भारतीय। सैनिकों को समझ नहीं है कि हम किसका साथ दे रहे हैं। वही बात है, सारा खेल समझ का है ना। सैन्य सेवा में, जो सैन्य सेवा है उसमें नस्लीय भेदभाव विद्यमान था, है ना। योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक जो होता था उसे अधिकतम सूबेदार का पद दिया जाता था, जो उस समय तक छोटा पद था। सूबेदार का बड़ा पद नहीं था, ठीक था लेकिन बड़ा पद नहीं था, सूबेदार का पद था। साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। ब्लैक और व्हाइट वाला तो आपको पता ही है बर्ताव। जब अंग्रेज इतना तक लिख सकते हैं भारत में कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इस बात को समझा जा सकता है नस्लीय कितना नस्लीय भेदभाव है। गांधी जी को जब ट्रेन से फेंक सकते हैं तो कितना नस्लीय भेदभाव अंग्रेजों ने क्रिएट कर रखा था। नस्लीय भेदभाव तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अगर हम देखें तो 1990-92 तक चला है नस्लीय भेदभाव कुछ क्षेत्रों में। भारत में तो खैर हम तो आजाद हो गए थे। अब आ जाओ तात्कालिक कारण पे, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था कि दिसंबर 1856 में सरकार ने क्या किया कि पुरानी लोहे वाली जो बंदूक थी, जिनको ब्राउन बैश, ध्यान रखना ये सब,
इसकी जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। अंग्रेजों ने जो पुरानी ब्राउन बैश बंदूकें थी, उन बंदूकों की समस्या क्या थी, जैसे मान लो ये बंदूक है, तो बंदूक उन्होंने जैसे आगे की जो नली होती है उसको ऐसे खोला, तो उसमें वो बारूद भरते थे पहले, है ना, पहले बारूद भरी, फिर उस बारूद को भरने के बाद उसको ठोका, है ना, उस पर एक छर्रा डाला, फिर छर्रे को हल्के से ठोका और फिर पीछे से आग लगा दी, तब वो चलती थी। नई जो बंदूकें थी, न्यू एनफील्ड राइफल जो थी, उसमें क्या है, कारतूस होता था, जैसा हम लोग कारतूस देखते हैं, है ना, इस तरह का एक कारतूस है ना, पीछे का मेटल ठोस है ना, इसमें बारूद भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसे दांत से काटना है, उसको फंसाना है, चला देना है। तो पहले टाइम टेकिंग प्रोसेस था, एक गोली चलाने के बाद वेट करना पड़ता था। अब क्या है, उतना वेट नहीं करना पड़ता, जल्दी चल जाएगा कारतूस अगला, है ना। तो बंगाल सेना जो है, बंगाल सेना में ये बात फैल गई कि कारतूस की खोल जो है वो गाय और सूअर के चर्बी का बना हुआ है। ठीक, तो धर्म संकट में है। ठीक है, तो वो वाला भावना यहां पर आ गई। तो सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट कर रही है। भाई धर्म संकट में है, उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है ना। भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति कारतूस को काटने के लिए राजी हो जाता है, ठीक है, तो उसके मन में एक विचार आ जाएगा ना कि अरे अब दांत से तो काट ही लिया है, धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है, चलो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, है ना। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परेशान होके, है ना, डिप्रेस होके उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। आइए अब देखते हैं कि विद्रोह का जो प्रसार है, विस्तार है, वो कहां कहां हुआ और वहां क्या क्या हुआ। ठीक है, देखो, सबसे पहली घटना है 29 मार्च 1857 की। चर्बी वाले जो कारतूस हैं, इनके प्रयोग का विरोध किसने किया? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, है ना, बंगाल के मंगल पांडे सैनिक था और उसने विद्रोह की शुरुआत कर दी। मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी, है ना। किसकी? बाग और ह्यूरसन, अंग्रेज अधिकारी थे, बाग और ह्यूरसन, इनकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली जो है, विद्रोह का आरंभ, जो वास्तविक आरंभ है, यहां तो मान लो मंगल पांडे ने विरोध किया, है ना, और विद्रोह को करने की एक समझ दे दी। बहुत बड़ा काम किया मंगल पांडे ने। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी जो है, यहां से विद्रोह फूट जाता है ना। भाई यहां पर मंगल पांडे मान लो हत्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो माहौल क्या हो गया? माहौल एकदम से गर्म हो गया कि देखो वो तो, उसने तो जान दे दी मंगल पांडे ने, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर मेरठ से क्रांति शुरू हो जाती है ना। और ये लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ने चर्चा की थी कि दिल्ली में जो मुगल बादशाह हैं, है ना, पुरातन व्यवस्था को लागू करना है।
बहादुर शाह द्वितीय या जफर को प्रतीकात्मक नेतृत्व दे दिया जाता है। एक प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को बैठा देते हैं कि आप क्रांति के नेता हैं। सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह जफर थे, है ना, क्योंकि बुजुर्ग थे, कर कुछ सकते नहीं थे, बस नेता थे। और नेता इसलिए थे क्योंकि मुगल बादशाह हैं, है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चाहिए ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुगल बादशाह हैं। वास्तविक नेतृत्व दिल्ली में किसके पास था? बख्त खां के पास था। भाई ये हरकत कर सकते थे, ये लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो वास्तविक नेतृत्व दिल्ली का बख्त खां के हाथ में था, है ना। और प्रतीक रूप में नेता किसे बना दिया गया? बहादुर शाह जफर को, जिन्हें सब जानते हैं, है ना। भाई नेतृत्व तो वही कर पाएगा जैसे सब लोग जानते हैं, वो नहीं कर पाएगा जैसे कोई बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे बख्त खां है, तो बख्त खां को लोकल आदमी जानता है ना, भारत तो जानता नहीं। बंगाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, दिल्ली के लोग, इनमें तमाम लोग ऐसे हैं जो बख्त खां को नहीं जानते। तो फिर वो विद्रोह सेंट्रलाइज नहीं हो पाएगा। तो विद्रोह को सेंट्रलाइज करना है तो एक केंद्र में कोई व्यक्ति चाहिए, तो वो बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद ठीक दिल्ली के बाद जून 1857 में जो विद्रोह है वो लखनऊ में शुरू हो गया। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे महक परी कौन था, तो बेगम हजरत महल, ठीक है। इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजीस कद्र बिरजीस कद्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अल्पवयस्क पुत्र था इनका, और मेन जो लीडर थी वो बेगम हजरत महल थी, ठीक है। उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, है ना, खून खराबा शुरू हो गया। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। इनका एक अन्य नाम धोंडू पंथ है, ये बात याद रखना कि नाना साहब का एक नाम धोंडू पंथ है। अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा कि धोंडू पंथ के नाम से कौन फेमस था 1857 क्रांति में? तो नाना साहब। नाना साहब कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय के दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए। इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया कहाँ? कानपुर में, ठीक है। और इसमें इनकी सहायता किसने की थी? तात्या टोपे। ये बहुत ही योग्य व्यक्ति थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे ने कानपुर में भी सहयोग किया, है ना। उसके बाद झांसी की रानी को ग्वालियर में सहयोग किया। तो इन्होंने काफ़ी दौड़ दौड़ के लोगों को सहयोग दिया। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यदि आपसे पूछे कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद विद्रोह भड़क गया झांसी में, ठीक है। इसमें भी जून में विद्रोह भड़क गया। और रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, इन्होंने झांसी विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी का जो जन्म है वो बनारस में हुआ था, मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था? मनु, है ना, मणिकर्णिका। अभी एक मूवी भी आई थी। तो झांसी की रानी ने विद्रोह किया कहाँ? झांसी में, ग्वालियर में, दो जगह इन्होंने नेतृत्व किया था। इसीलिए ग्वालियर में फिर इनकी मृत्यु हुई। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया। देखो आ गया, अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान करने वाला व्यक्ति कौन है? तात्या टोपे, है ना। ग्वालियर में जब ये झांसी की रानी को सहयोग कर रहे थे, तो ग्वालियर के सिंधिया थे जिन्होंने विद्रोह का सहयोग करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी ग्वालियर की जो सेना और जनता है उसने विद्रोहियों को सहयोग दिया था। हाँ, ये बात अलग है कि उतनी संख्या में नहीं। अगर ग्वालियर के सिंधिया सपोर्ट कर देते तो जो विद्रोह के समय
गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वो उसने स्टेटमेंट जारी किया था, है ना। विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन है? विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन है? तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बाद कैनिंग आया था, ठीक है। तो इसने कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोहियों का साथ दे दे तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज बहुत बुरी तरह डर गए थे, बहुत गजब विद्रोह हुआ था। बरेली, बरेली में खान बहादुर खान ये विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे और अपने आप को नवाब घोषित किया इन्होंने, है ना, खान बहादुर खान। एक जगह थी बिहार, बिहार में जगदीशपुर था। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। इनकी काफ़ी आयु थी, है ना, काफ़ी आयु थी इनकी, काफ़ी बुजुर्ग थे। इनकी मृत्यु के बाद नेतृत्व जो है वो इनके भाई अमर सिंह ने संभाल लिया था, है ना। बहुत अच्छा माहौल बिहार का बना दिया था इन्होंने विद्रोह का। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र साई जो हैं ये विद्रोहियों को के नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि 1857 का जो विद्रोह है वो एक साल तो चला, 1858 तक चला, और 1858 के अंत तक आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि विद्रोह विद्रोह दबा दिया गया है। फिर छुटपुट घटनाएं चलती रहीं और उन छुटपुट घटनाओं का कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं था, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने और बख्त खान ने, ठीक है। दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया? जॉन निकलसन और हडसन ने। निकलसन मार दिए गए थे तो उसके बाद हडसन आ गए थे, तो हडसन ने दबा दिया था दिल्ली का विद्रोह। लखनऊ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया बेगम हजरत महल ने, क्योंकि इनका जो बच्चा था ब्रिजिस कद्र, है ना, वो छोटा था, नाबालिग था। यहां पर विद्रोह को दबाया हेनरी लॉरेंस और कैम्बेल ने। कैम्बेल बहुत योग्य व्यक्ति था, है ना। कानपुर में नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, यहां कैम्बेल ने विद्रोह को दबाया। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे, यहां पर जनरल ह्यूरोज जो हैं इन्होंने विद्रोह को दबाया था, ठीक है। ह्यूरोज जो हैं जब वो झांसी की रानी से लड़ रहा था तो क्रांति के बाद उसने कहा कि झांसी की जो रानी है वो विद्रोह में अकेली मर्द है। इतनी बड़ी उपमा दी झांसी की रानी को, है ना, मतलब उनकी योग्यता, मतलब एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हुँ? ये हीरोज ने कहा था, है ना। तो जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह अमर सिंह थे, यहाँ टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबा दिया था। फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला और कैम्बेल थे। बार बार रिपीट करना इनको नामों को, ठीक है, 10 बार, है ना, 10 टाइम्स। हर लाइन को आपको 10 बार बोलना है, ठीक है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला कैम्बेल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला कैम्बेल, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला कैम्बेल, 10 बार, ठीक है। तो आप सहज हो जाएंगे और काफ़ी तो आपको याद हो जाएगा। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली थे और ब्रिगेडियर जनरल नील
सॉरी, नील ने विद्रोह दबाया। बरेली में खान बहादुर खान थे, कैम्पबेल ने दबाया। गढ़मंडला जबलपुर मध्य प्रदेश में शंकर शाह थे, रघुनाथ शाह थे, कमांडर क्लर्क ने विद्रोह दबाया। ये एक तरह का आपको टाइम टेबल दिया गया है कि कब क्या हुआ। 1801 में जैसे अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 56 में जो अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह, ये याद रखिएगा, है ना। अंतिम नवाब, तो अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह, है ना, पढ़ते होंगे आप, ठीक है। तो वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है, तो ये अंतिम थे तो हटा दिया गया। 56-57 में लगान बंदोबस्त लागू कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। मेरठ में सैनिक विद्रोह शुरू हो गया। 11-12 मई 57 में दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह, बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20-27 मई 1857 को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह शुरू हो गया था। लखनऊ में विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह व्यापक हो गया। चिन्हट लखनऊ के पास युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। हैवलॉक आउटरम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। युद्ध में झांसी की रानी की मृत्यु हो गई, शाहमल की मृत्यु हो गई। तो तमाम घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है ना। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य जो हैं उनको देख लीजिए। 1851 में अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने अवध जो है, अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये जो ग्लास फल है, चेरी, चेरी जिसे हम लोग कहते हैं, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अंग्रेज अवध को हड़पना चाहते थे, लेकिन अब अंग्रेजों को मौका नहीं मिल रहा था कि अवध को हड़पे कैसे, कोई वाजिब कारण होना चाहिए, है ना, कारण नहीं मिल रहा था। तो हुआ क्या कि जब डलहौजी ने हड़प नीति लागू की तो उस बिहाफ पे अवध को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अवध को हड़प नीति के तहत नहीं हड़प पा रहे थे ये लोग। तो डलहौजी ने क्या किया कि अवध में आरोप लगाया कुशासन का। अवध पर क्या लगाया गया? कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप अवध पर जब लगाया गया तो ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उन्हें अवध को हड़पना था। और ये कुशासन का आरोप अवध पर कब लगाया गया? तो अभी जो आपने डेट पढ़ी 1856 में। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे अवध के, उनको हटा दिया गया। तो यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि किस भारतीय राज्य को कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने हड़पा था, तो आपका आंसर होगा अवध। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको गंभीरता से लेना है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक है, ठीक है, वो कमल और रोटी था। कमल और रोटी। हालांकि इसका बहुत प्रचार प्रसार या मान लो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं मिलता, इसलिए इस बात को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, है ना। लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर के सोर्सेज से ये जानकारी मिलती है कि कमल और रोटी जो है, इसको विद्रोह का चिन्ह बनाया गया था। और तात्या टोपे और अहमदुल्ला जैसे लोग थे जो इस साइन को लेकर उन्होंने ट्रैवल किया था भारत में तमाम जगहों पर, और इन लोगों ने एक डेट निर्धारित की थी 31 मई 1857 के। इस दिन हम विद्रोह को शुरू करेंगे। मतलब जो भारतीय थे वो इस बात को लेकर माहौल क्रिएट कर रहे थे कि हम विद्रोह करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि फुटकर फुटकर में विद्रोह हो।
हम एक साथ विद्रोह करेंगे जिससे अंग्रेजों की नींद टूट जाए और अंग्रेज अपनी पराजय स्वीकार कर लें और भारत से चले जाएं। तो विद्रोह को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने का प्रयास किया गया, ऐसा हम लोगों को आभास मिलता है। इसके पुख्ता सबूत हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है वो भारतीय सैनिकों द्वारा जो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस हैं उनके प्रयोग की मनाही थी। 10 मई को मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो ये है कहानी अपनी। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने विद्रोह जो देखा है उसके कारण देखे हैं विद्रोह के और विस्तार देखा है। अगले अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग उसके परिणामों पर चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्रोह के परिणाम। ठीक है, बहुत गंभीरता से उसको भी आपको देखना है अगली कक्षा को। लेकिन वहां पहुंचने से पहले आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हम बताते हैं, है ना, समझाते हैं, तो वो भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए। क्या आंसर है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यहाँ पे समझना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल रेस्ट मोड में। देखो, सती प्रथा जो है इस पर पाबंदी लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, देखो हुआ क्या कि अगर हम भारतीय समाज की बात करें, ठीक है, तो भारतीय समाज में कुछ कुप्रथाएं थीं, है ना, जैसे जैसे सती प्रथा, ये कुप्रथा थी। जैसे बाल विवाह, मतलब बड़े नॉर्मली बाल विवाह होते थे भाई, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, कोई कानून उस तरह का है ही नहीं। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो कि भोपाल के राजा हैं। भोपाल के राजा, उनका अपना एक राज्य क्षेत्र है, भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र उनके कंट्रोल में आता है। तो भोपाल के राजा के क्षेत्र में अगर बाल विवाह हो रहा है तो चूंकि ये सामाजिक रूप से लंबे समय से मान्य है तो भोपाल के राजा कुछ सोच ही नहीं रहे। ना उनके अंदर समझ आ रही है कि बाल विवाह एक गलत व्यवस्था है और ना ही वो जनता को सिखा रहे। जब उन्हीं को नहीं समझ है तो जनता को क्या सिखाएंगे? तो पुराने समय से कुछ ऐसी चीजें चली आ रही थी जो कुप्रथा के रूप में व्याप्त थी। तो जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, है ना। स्त्री शिक्षा, सोचिए, स्त्रियों को शिक्षा देना यह असामाजिक माना जाता था। जब भारत के समाज सुधारकों ने, आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको हंसी भी आएगी, कि जो भारत के समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना, ऐसे लोगों ने जब स्त्री शिक्षा की बात करी तो इनको विरोध का सामना करना पड़ा। कह रहे ये क्या कर रहे हो, स्त्रियों का काम है घर में काम करना, संतान उत्पत्ति करना, ये पढ़ के क्या करेंगी, इनको कहाँ भेजना है, जब इनको कहीं भेजना ही नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगी। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी लोगों की थी। समाज बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था भारतीय।
ठीक है। तो कुप्रथाएं जो समाज में थीं, उसमें जैसे ये सती प्रथा है, तो सती प्रथा के पीछे पड़ गए थे राजा राम मोहन राय कि इसको समाप्त करना है। तो राजा राम मोहन राय को हेल्प चाहिए थी, तो हेल्प के लिए इन्होंने हाथ मिलाया किससे? गवर्नर जनरल से। तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो इसका आंसर है। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया कि 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब यहां पर समझिएगा कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा, सती प्रथा क्या है कि पति की मृत्यु पर पत्नी को भी जला दिया जाएगा। सोचो कितना गंभीर मामला है कि अगर गलती से पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को उसके साथ जला दिया जाएगा। सोचिए पति की तबीयत खराब होने पे उसकी पत्नी की सांस ऊपर नीचे होने लगती होगी, अरे भैया अगर ये चले गए तो हम तो जलाए जाएंगे। और समाज ऐसी कुप्रथा को सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें हुआ क्या कि इन लोगों ने उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अच्छा, इसमें अंग्रेज भी शामिल है। हम्म। तो अंग्रेज भारतीय समाज पर कानून बना रहे हैं, तो अंग्रेजों का भारतीय समाज में हस्तक्षेप भी 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि भारतीयों को यह लगा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, समझना बात को। तो इसलिए भी जो ये नियम कानून है इनका विरोध हुआ जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा। ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस क्षेत्र के लिए कहा था कि यह फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? अवध, है ना? क्योंकि अवध जो है वो अंग्रेजों की जो विस्तार नीति है, पता है अवध को क्यों अंग्रेज जीतना चाहते थे? अवध को अंग्रेज इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज हर उस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे जहां पर नेतृत्व की वजह से विद्रोह हो सकता है। ऐसे समझो, कहने का आशय कि अवध का नवाब है, दिल्ली में मुगल बादशाह है, तो ऐसे लोगों को अगर हमने छोड़ दिया, ऐसे लोगों को अगर हमने छोड़ दिया तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएंगे, और जो अगर मान लो रिवोल्ट कल को विद्रोह कोई होता है तो ये विद्रोह के नेता बन जाएंगे। इसीलिए अंग्रेज जब भी कभी किसी राज्य को जीतते थे तो जो नेता होता था, नेतृत्व करता जो होता था, उसे हटा देते थे, या तो मार देंगे या उसको पेंशन देके कहीं और बैठा देंगे।
जैसे मुगल बादशाह, मुगल बादशाह जो है, मुगल बादशाह धराशायी हो गया था 1803 में। ठीक है, अंग्रेज चाहते तो मुगल बादशाह को 1803 के बाद कभी भी बादशाहत खत्म कर देते, लेकिन ब्रिटेन इस बात को जानता था कि नहीं, अगर मुगल बादशाह को हम हटाते हैं तो हो सकता है जनता विद्रोही हो जाए, और जनता अगर विद्रोही हो गई तो हम अभी उतनी पावर में नहीं है कि विद्रोह को कंट्रोल कर लें। तो मुगल बादशाह के लाख कमजोर होने पर दिल्ली से हटा के उसको इलाहाबाद में पेंशनर बना दिया अंग्रेजों ने, सब कुछ कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मुगल बादशाह को गद्दी से हटाने का फरमान जारी कर दें कि मुगल बादशाहत खत्म। क्योंकि अगर ये अंग्रेज कर देते 1803, 1805, 1810 उस समय, तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हो जाता। और चूंकि मुगल बादशाह पूरे भारत का मुगल बादशाह था, तो फिर अंग्रेजों को पता नहीं कहां कहां विद्रोह दबाने के लिए जाना पड़ता, और निश्चित बात थी कि अंग्रेज नहीं दबा पाते, अंग्रेजों को मार दिया जाता। तो इतिहास में हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे होते। ठीक है, तो फिलहाल आप इस बात से बिल्कुल भी मत भटकिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवध जो है, एक बार फिर से लिख देते हैं, 1856 में अंग्रेजों ने डलहौजी के समय कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा था। इसको हड़पा गया था, लेकिन कुशासन का आरोप लगाकर, दत्तक पुत्र वाला आरोप यहां नहीं था। ठीक है, याद रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो उसका नाम था वाजिद अली, वाजिद अली शाह। ठीक है, ये मामले हैं। चलो, ये देखो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको करो। किया? चलो, देखो, आइए इसको ईयर के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं ना। ईयर, हम्म, देखो, मेरठ का विद्रोह कब हुआ? 1857। ठीक है, अवध का विलय कब हुआ?
अभी अभी हम लोग ने पढ़ा 1856। उसके बाद नाना साहब का नेपाल भागना, ठीक है, ये कब की घटना है? लगभग 1858 की, ठीक है। अवध का सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना, तो वो तो लगभग 1801 के आसपास की बात है ना, काफ़ी पुरानी है। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा कर लेना, तो ये भी 1858 के आसपास की घटना है, ठीक। तो अगर हम ये देखें कि इन ऑप्शंस में सबसे पुराना क्या है, तो अवध का सहायक संधि। भाई सहायक संधि जो है ये 1798 से 1805 के बीच चली है ना, तो सबसे पुराना तो यही हो गया। तो 4 नंबर यहां दिया है, 4 नंबर यहां दिया है, ठीक है। उसके बाद 4 1 2 3 5 या 4 2 1 5 3, ठीक है। तो 4 के बाद 2, 1856, तो ये घटना तो 1856 की हम लोग को क्लियर है। तो 4 के बाद यहाँ क्या है? 1। तो जब हमको ये पता है 4 के बाद 2 ही आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो हाँ, आंसर क्या होगा? 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3, ठीक है ना। तो ये हो सकता है 57 ही हो, चलो इसको दिल्ली पर, हाँ 57, ठीक है। ये 57 या 58 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब इस पर हल्का सा चिंतन करके आंसर देना है ना, जल्दीबाजी नहीं। आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको जो आंसर लगता है उसको तर्क के साथ आंसर करना। देखो चलिए आपको बता देते हैं नॉर्मल, फिर दिमाग लगाइए कि ये दो लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बिरजीस कद्र या कादिर बेगम हजरत महल, इन्हीं का लड़का है, ठीक। ये नाबालिग है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि विद्रोह का नेतृत्व किया। अब यहां क्या लिखा है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया? तो ये चूंकि नाबालिग है तो संचालन कौन करेगा? बेगम हजरत महल। अगर ये कहे कि किसके नेतृत्व में बेगम हजरत महल ने विद्रोह में भाग लिया, तो फिर जो लखनऊ में गद्दी पर बैठा है वो बिरजीस कद्र है, ठीक है। तो इस बात को हमें समझना होगा, ठीक। चलिए, कुंवर सिंह है, अजीमुल्ला है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये तो देखिए हम लोग ने चर्चा की थी, है ना। अगर आप उस लाइन को गौर करें तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रयास तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इस समय अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पामर्स्टन की सरकार थी, है ना। और कैनिंग जो है ये 1856 में ही लास्ट में गवर्नर जनरल बन के आ जाता है ना। यहां पर एक चीज बस स्पष्ट कर दें कि अंग्रेजों ने सबसे पहले
अधिकार कहाँ किया था? तो बंगाल में किया था। यस और नो? कहाँ अधिकार किया था? बंगाल में। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? गवर्नर का। तो बंगाल के गवर्नर हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें पहला गवर्नर कौन है? तो उसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में नियुक्त पहला गवर्नर कौन है? गवर्नर, केवल गवर्नर, तो उसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, कब का है? 1757। उसके बाद होता क्या है कि 1773 का एक्ट आता है, जिसको हम लोग ने लिखा था रेगुलेटिंग एक्ट। जब ये एक्ट आता है तो बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम क्या हो जाता है? पदनाम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? उसका नाम हम लोग ने पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स। पढ़ा था। तो अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव। देखो ये हल्के प्रश्न है, विचार करेंगे तो ही सही हो पाएगा, है ना? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, आगे चल के होता क्या है कि बंगाल की जगह नाम प्रयोग होता है भारत। तो भारत का गवर्नर जनरल, जब ये नाम प्रयोग होता है तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ये 1833 एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। ठीक, और अंततः अंततः जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसके बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता है? तो फिर गवर्नर जनरल की जगह क्या कहा गया? भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग ही था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लो, है ना? इसको अगर आप नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो लॉर्ड क्लाइव क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1833 एक्ट के तहत। और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पदनाम को फिर चेंज कर दिया जाता है, तो फिर उसको बोलते हैं वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये 3-4 प्रश्न हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है ना? और 1857 की क्रांति, लॉर्ड कैनिंग जो है ये लगभग 1856 से 62 के आसपास तक रहा है। ठीक है, तो 56, 57, 58, 58 की शुरुआत तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, और फिर 1858 में महारानी की घोषणा होगी। 1857 की क्रांति के अंग्रेजों द्वारा सफल हो जाने के बाद, मतलब अंग्रेज सफल हो जाएंगे क्रांति को दबाने में, तो ब्रिटेन की महारानी घोषणा करेंगी। ठीक है, हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे उसको। तो ये है। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था। यस, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को प्यारे बच्चों हम लोग यहीं रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा इस बात पर करेंगे कि 1857 की जो क्रांति है उसके परिणाम क्या रहे, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि हमने 1857 क्रांति के कारण पढ़ लिए, उसका विस्तार पढ़ लिया। अब जब हम उसके परिणाम जान जाएंगे तो हमें हमारे
दिमाग में 1857 क्रांति का एक पूरा खाका बन जाएगा। और 1857 की क्रांति के परिणाम में आपको ये वाला पॉइंट भी दिखाई दे जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कितनी गंभीरता से लिया। जब आप परिणाम देखेंगे ना, तो परिणाम देखकर आप इस बात को आसानी से समझ चुके होंगे कि कितनी गंभीरता से उन्होंने क्रांति को लिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।